सभी साथियों को प्रणाम। थोड़ा लाइव कार्यक्रम देर से हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का जो प्रसंग है, जो संदर्भ है, वो राष्ट्रीय आपदा कोरोना संक्रमण काल के संदर्भ में है। मार्च के अंतिम सप्ताह में देश में कोरोना संक्रमण काल का शुभारंभ हुआ था और 22 तारीख को जनता कर्फ्यू और 24 तारीख को लॉकडाउन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। पहले जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ शाम 8 बजे और 2 दिन के बाद उसकी सफलता को देखते हुए लॉकडाउन किया गया 21 दिन के लिए। और WHO की रिपोर्ट के आधार पर और विश्व भर में तमाम देशों में कोरोना के भयावह स्थिति को देखकर लॉकडाउन की जो ऐलान बिना विचार किए, बिना आगे पीछे सोचे कि लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, अपने घरों तक कैसे पहुँचेंगे, 21 दिनों का लॉकडाउन पूरे देश में किया गया और राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया। आज का विषय राष्ट्रीय आपदा के काल में उत्तर प्रदेश की नौकरशाही द्वारा जिस तरह से लूट, उसके बजट पर डकैती डाली जा रही है, उसे देखकर बहुत दुख होता है। ताज्जुब होता है कि ये भाजपा जिसकी सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, फिर भी सरकार के नाक के नीचे खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। संक्रमण काल माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने देशवासियों को कहा था कि आपदा को अवसर में बदलिए। तो देशवासी तो आपदा को अवसर में नहीं बदल पाए, परंतु इनकी भ्रष्ट नौकरशाही जिस पे इनका कोई लगाम नहीं है, उसने राष्ट्रीय आपदा के प्रकरण को अवसर में बदल दिया। करोड़ों रुपए का बजट यूं ही दीमक की तरह चट कर जा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि कोरोना संक्रमण काल पूरे देश भर में है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और आपके अगल बगल जो भी लोग प्रभावित हैं उनसे आप वैमनस्यता मत रखिए, उनका सहयोग करिए जो भी यथासंभव हो सके। सरकार जो नहीं कर पा रही है उसे हमें आपको मिलकर करना चाहिए, क्योंकि समाज की स्थापना इसी सिद्धांत को लेके की गई है। तो मानवता और मानवीय गुणों को बचा कर रखना चाहिए, वही साथ जाता है। जन्म हुआ है तो मौत निश्चित है, यही एक सत्य है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने सवाल कोरोना संक्रमण काल से लेके उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट नौकरशाही के संदर्भ में जो भी आपको जानकारी हो उसे पूछिए। हमें जो जानकारी होगी आप तक उसको शेयर करेंगे।
अनिल वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बताया कि लूट मची हुई है, वो तो मैं खुद कह रहा हूँ कि चाहे वो गांव में सीएससी जो स्थापित है, चाहे पीएससी हो, वहाँ तो डॉक्टर ही नहीं आते। आप सोचिए ज़रा कि इतनी भारी भरकम जो बजट सरकार देती है और लाख 1.5 लाख रुपए इन चिकित्सकों को जो तनख्वाह दी जाती है, वो रहते कहाँ हैं? वो प्रयागराज में रहते हैं, आते ही नहीं। सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया गया है। सीएससी पीएससी पे जितने डॉक्टरों की, जितने स्टाफ की तैनाती की गई है, उनकी पोस्टिंग की गई है, वो आते ही नहीं। और जो भी डॉक्टर वहाँ तैनात है, वो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आता है। सीएमओ दफ्तर में उसका महीना बंधा हुआ है, वहाँ वो पैसा देता है पटल प्रभारी के माध्यम से सीएमओ को, और ऐश करता है। जनता भाड़ में जाए, वो प्राइवेट प्रैक्टिस में मशगूल है। वहीं सीएससी पीएससी में बैठ के प्राइवेट प्रैक्टिस करता है। जनरिक दवाएं लिखता है। कमीशन उसके रग रग में व्याप्त है, बिना कमीशन के कोई काम नहीं करता है। दवाओं में जो जिस दवा में अधिक कमीशन मिलता है, दवा भी आपको वही लिखी जाती है। मयंक शर्मा जी ने पूछा है कि अस्पतालों की कालाबाजारी के विषय में कुछ कहिए। तो मेरा ये कहना है कि आपको जिला अस्पताल की बात करते हैं हम, कि आपको जिला अस्पताल में यदि आप इलाज कराने जाते हैं तो वहाँ पे आपको रेफर कर दिया जाता है। यदि आप प्रभावशाली नहीं हैं तो आपको वहाँ पे रोक कर इलाज नहीं किया जाएगा, आपको प्रयागराज या सारण में रेफर कर दिया जाता है, ताकि आप वहाँ जाइए और दर दर भटकिए। इतने गनसाट आते हैं, एक का भी इलाज प्रतापगढ़ में संभव नहीं है। इतनी दुर्घटनाएं होती हैं। यहाँ के सीएमएस हैं डॉक्टर पीपी पांडे जी, उनका बगल जनपद में घर है और अस्पताल भी है। जिला अस्पताल के सीएमएस जो डेली अप डाउन करते हैं, सुल्तानपुर से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर। कोरोना संक्रमण काल में जबकि शासन ने जिला स्तरीय अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर बिना अनुमति जिलाधिकारी के मुख्यालय छोड़ने का सख्त निर्देश है कि वो मुख्यालय ना छोड़ें, परंतु जनपद के 50% 50% जिला स्तरीय अधिकारी जो प्रयागराज रहते हैं मंडल मुख्यालय पर, वो चले जाते हैं बिना अनुमति। डॉक्टर पीपी पांडे भी उन्हीं में से हैं। उनका यदि निष्पक्षता से जांच कर ली जाए तो वो प्रतिदिन अपने जीवन ज्योति सुल्तानपुर गोमती नदी किनारे जो करोड़ों रुपए की लागत से अस्पताल बना है, उसमें प्रतिदिन सीजर करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। जितनी भी दुर्घटनाएं या किसी भी तरीके से आर्थो की केस आते हैं, फ्रैक्चर हुआ नहीं, कि सीएमएस महोदय उसको 30,000, 40,000, 50,000 रुपये बताकर अपने नर्सिंग होम की तरफ जो है इशारा करके उसको वहाँ पे ले जाके उसकी जेब काटते हैं। मजबूर होकर, मरता क्या न करता।
वो जाता है, वहाँ इलाज कराता है। मेरी बात का भरोसा न हो तो यहाँ पे बेल्हा घाट के लेखपाल सुशील मिश्र जी का दुर्घटना हुआ, उनका ऑपरेशन डॉक्टर पीपी पांडे के नर्सिंग होम में हुआ। दूसरी केस बताते हैं, सदर एसडीएम के पेशकार मोहम्मद नासिर, जिनका एक निजी कार्यक्रम में पिस्टल से या रिवॉल्वर से गोली लग जाने से उनका भी ऑपरेशन डॉक्टर पीपी पांडे ने अपने नर्सिंग होम में किया। ये 2 मामले अभी इसी साल के हैं। मेरी बात का जिसे भरोसा ना हो वो जाके वहाँ पे देख सकता है, इन लोगों से पूछ सकता है। तो कुछ कमेंट मैं और पढ़ लूँ ताकि उनका भी जवाब दे सकूँ। सभी को प्रणाम, जो जितनी बार प्रणाम कर रहा है सभी को, छोटों को आशीर्वाद और बड़ों को प्रणाम मैं स्वयं करता हूँ। राहुल जी मेरे अनुज हैं और वो कह रहे हैं कि आप सच्चाई बताइए, जनता सुनना चाहती है। जनता सुनना तो चाहती है, ये मैं भी जानता हूँ, पर चुनाव के समय जब उसको परिवर्तन करने की बात आती है तो वो जो है भावनात्मक हो जाती है। मेरा किसी भी पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं है, पर समस्या इस बात की है जो उस कुर्सी पे आके बैठ जाता है, सत्ताधारी हो जाता है, वो भूल जाता है कि वो भी कभी विपक्ष में था। जो बातें मैं उठाता हूँ वो बातें वो विपक्ष में रहने पे 100% मानता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, पर जैसे ही सत्ता उसे नसीब होती है, सत्ता के सिंहासन पे बैठता है तो वही काम करता है जो पिछली सरकारों ने किया। भाजपा से बड़ी उम्मीद थी, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की बात भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेके केंद्र सरकार से लेके प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी सांसद, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी करते हैं, पर उन्हीं के कार्यों में प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार होता है, शौचालय में भ्रष्टाचार होता है। कहाँ नहीं है भ्रष्टाचार, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा 2 महत्वपूर्ण जीवन के अंग हैं। हर व्यक्ति यदि रोटी, कपड़ा, मकान के बाद कुछ चाहता है तो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर स्वस्थ रहना चाहता है, पर दोनों में इतनी लूट है, इतनी डकैती है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। मैं बताऊं आपको, कोरोना संक्रमण काल में 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, और 25 मार्च को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्राइमरी स्कूल में जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनके ड्रेस 2, जिसका मूल्य 300 रुपये रखा गया, और स्वयं सेवी संस्थाओं या मार्केट में जिला स्तर पर बीएसए को, डीएम को और विद्यालयों को एक खरीदारी करने की समिति बनाई गई और प्रत्येक बच्चों को पहुंचाने की बात की गई। अब ये बताइए, जब बच्चे स्कूल आएंगे ही नहीं तो ड्रेस कहाँ पहुंचेगा? यदि आपको ड्रेस देना ही था तो आप उन बच्चों के गार्जियन
के खाते में जैसे किसान सम्मान निधि पहुंचा रहे हैं वैसे पहुंचाते, पर नहीं। लूट कैसे होगी, उस बजट पे डकैती कैसे डालेंगे? योगी सरकार के ये जो भ्रष्ट नौकरशाही है, डकैती कैसे डालेगी? बड़े बड़े ठेकेदार जो है वो डकैती कैसे डालेंगे? तो इसलिए वो आवंटन तो कर दिया गया बजट का। एक छोटा सा जनपद है प्रतापगढ़, 17 ब्लॉक है। आप समझिए कि लगभग 7 करोड़ का बजट दिया गया। बच्चे नहीं हैं प्राइमरी में, तो वैसे भी बच्चे नहीं रहते हैं। देहात में जितनी प्राइमरी होती हैं सब कॉन्वेंट वाले, नर्सरी वाले बच्चे का इनरोलमेंट रहता है। मौके पर जाइए, बच्चे नहीं मिलेंगे। बच्चा बीमार है क्या? कब से बीमार है? कितने दिन आया महीने में? आता इसलिए नहीं कि वो उसमें पढ़ता ही नहीं है। तो ये सारे जो ड्रेस देने की बात की जाती है वो सब उसमें कमीशन खोरी रहती है, इसलिए की जाती है। कोरोना संक्रमण काल में कोई बच्चा है, 7 महीना हो गया, मार्च से जोड़ लीजिए, मार्च अप्रैल 20 मई को स्कूल बंद हो जाता है, फिर जुलाई में खुलता है। जुलाई अगस्त सितंबर बीतने को है, कभी कोई बच्चा नहीं गया। लेकिन 7 करोड़ रुपए का बजट आया, खरीदारी हो रही है। स्कूलों में उसको भेज दिया गया। भेजा गया कि नहीं भेजा गया ये भी भगवान मालिक है। बच्चे ड्रेस पाए कि नहीं पाए भगवान मालिक है। 7 मात्र जनपद प्रतापगढ़ में लगभग 7 स्वयंसेवी संस्था हैं जिनको कमीशन लेके जिला अधिकारी महोदय डॉक्टर रूपेश कुमार और डॉक्टर अशोक कुमार यादव, जो समय समय पर अपना नाम बदलते रहते हैं। यदि बहन जी की सरकार है, मायावती जी की, तो अशोक कुमार लिखते हैं। यदि अखिलेश यादव जी की सरकार समाजवादी पार्टी की है तो वो अशोक कुमार यादव लिखते हैं। और यदि योगी जी की सरकार है वो अशोक कुमार सिंह बन जाते हैं। ये स्थिति है, बड़ा ताजुब होता है। तो न तो शिक्षा सही है न तो स्वास्थ्य सही है। यहाँ का जो स्वास्थ्य महकमा है वो भगवान भरोसे है। शिक्षा की बात बता दिया कि किस दशा में शिक्षा है। सिर्फ बजट खाने के लिए सारे कुकर्म किए जाते हैं कि कैसे जो है माल अंदर आए। योगी महाराज कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकेंगे, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त कर देंगे। ऐसे जड़ से समाप्त होगा? ऐसे विभाग हैं जो रोना रो रहे हैं बजट का। और कोरोना काल में शिक्षा का प्राइमरी बेसिक विभाग देश के नाम पे लूट मचाए हुए हैं। एक किट आती है, आपको हंसी आती है, बच्चों को खेलने के लिए 5,000 उसमें धन आवंटित है। और बीएसए के यहाँ उसको खरीद के 1,000-1,200 रुपये का सामान जबरन स्कूल के प्रबंधकों को, प्राचार्यों को, जो हेडमास्टर होते हैं, जो टीचर हैं, उनको दे दिया जाता है। और उनसे चेक ले लिया जाता है कि चेक दो। तो 5,000 रुपये में इतनी नीयत खराब है। कुछ टीचर जो बेईमान नहीं है या उनके रगों में बेईमानी नहीं है, यदि वो खरीद लिए हैं तो भोग रहे हैं तरह तरह का जांचों से। वो भी आते हैं, वो 1,000-1,200 रुपये दुकानदारों से वो भी कमीशन खाते हैं। लेकिन वो कम से कम 35 से 4,000 के बीच में, 3500 और 4,000 के बीच में सामान खरीदते हैं। और जो बीएसए साहब भेजते हैं जबरन, इसको लो और हमको चेक दो, उसमें 1,000-1,200 रुपये मात्र का सामान रहता है। 100 रुपये का बैट लेके बिलिंग करा देंगे 500-700 की। ये है हकीकत। ये सच्चाई है, इसमें कहीं से कोई मिलावट नहीं है। और हम ही नहीं, ये सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये अपने किसी भी प्राइमरी में चले जाएँ, देख आएँ क्या हकीकत है, या उनके तमाम मित्र हेडमास्टर होंगे, टीचर होंगे, वो भी पूछ लें
मेरी बात पे यकीन ना हो तो ये हकीकत उनको दिख जाएगी। कहाँ हैं हम? भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, वो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। पहले शुक्राना होता था, नजराना होता था। राजा महाराजा जब ये देश गुलाम था, कोई काम कराता था, खुशी खुशी जाता था कि हुजूर माई बाप मेरे आका, ये शुक्राना मैं पेश करना चाहता हूँ, ये नज़र आपको पेश करना चाहता हूँ। अब तो हकराना हो गया है। मेरा हक है, ये काम किया हूँ, नहीं तो नहीं करूँगा, मोड़ दूंगा तुम्हारा काम, तुमको फंसा दूंगा। मेरा हक है भ्रष्टाचार करना। मुझे इतना पैसा, इतना धन दोगे, मेरा इतना कमीशन बनता है ये काम करने के लिए, इतना कमीशन में इतना पैसा दोगे इस काम का तो मैं काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। मज़ेदार बात बताऊँ, आज जानकारी हुई 3 बजे, यहाँ पे पूर्व सदर एसडीएम विनीत उपाध्याय जी, जो लोकसभा चुनाव में यहाँ पे सदर एसडीएम हुआ करते थे, बाद में मार्कंडेय शाही जिलाधिकारी तत्कालीन, उन्हें हटा के लालगंज किए। लालगंज में यही एसडीएम महोदय वकीलों पे राइफल तान दिए थे सुरक्षा गार्डों से खींच के। उसके बाद इनको अतिरिक्त एसडीएम का चार्ज दिया गया। मैं आज जब जाना कि जिलाधिकारी आवास पर एसडीएम रहे विनीत उपाध्याय, अतिरिक्त एसडीएम है, मालदार पद नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो पत्नी समेत जिलाधिकारी आवास पर धरने पे बैठ गए। अब बताइए आप कि मैं किसी से मिल सकता हूँ? विपक्षी कहेगा, ये आरोप तो ये होगा कि विपक्ष में है इसलिए कह रहे हैं। पत्रकार आवाज़ उठाएगा तो ये होगा कि कुछ चाह रहे होंगे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं। अब तो एक एसडीएम मलाईदार पद न पाने की वजह से जिलाधिकारी आवास पर पत्नी समेत धरने पे बैठा है कि बहुत बड़े सब भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब योगी सरकार जवाब दे। और रहा सवाल विनीत उपाध्याय के ईमानदारी और हरिश्चंद्र के परिवार के होने की, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। चिबिला के आगे हनुमान जी का मंदिर है, वहीं से बाईपास अंतु रोड जो जाता है, वहीं चिबिला की प्राइमरी स्कूल है। चिबिला पूर्वी और पश्चिमी जो नगर पालिका क्षेत्र में लगती है। करीब 70 वर्ष से वो प्राइमरी संचालित है। चिबिला के ही कुछ भूमाफियाओं ने उस प्राइमरी को भी लिखा लिया औने पौने दाम में, और यही एसडीएम महोदय ईमानदार के प्रतिमूर्ति उसका एक्सचेंज कर दिए। बगल में ग्राम समाज की ज़मीन है, जो ग्राम समाज के अधिवक्ता हैं, जो सरकार से पैसा लेते हैं, वो भी मिले, और ग्राम समाज और नगर पालिका के बीच में ग्राम समाज के लोग, ग्राम प्रधान जो भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष होता है, सबने पैसा खाया, शासकीय अधिवक्ता ने पैसा खाया। मुझे जो जानकारी मिली वो बताया गया कि भैया 10 लाख रुपए इसमें लिया गया। एसडीएम साहब क्या लिए ये मैं नहीं कह सकता, शासकीय अधिवक्ता महोदय कितना पाए ये भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं नहीं दिया हूँ। लेकिन पैसा दावे के साथ कह सकता हूँ कि पैसा लिया गया। और मज़ेदार बात, उसमें कमिश्नरी में निगरानी की गई। अभय सिंह ने निगरानी दाखिल किया, वहाँ भी पैसा चला। और वहाँ तो फिक्स रेट है कि 25,000 लाओ तो स्टे ले लो, 50 लाओ स्टे खारिज कर दूंगा, 1 लाख लाओ, एक पेटी जिसको कहते हैं, एक पेटी दे दोगे तो कंटेस्टेड मामला अंतिम रूप से फैसला कर दिया जाएगा। ये रेट है कमिश्नरी का। ये है भ्रष्टाचार योगी सरकार का। पहले स्टे दिया, बाद में मेरिट पे डिसीजन कर दिया, ये कहते हुए कि निगरानी में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। जबकि इलाहाबाद यानी प्रयागराज, अयोध्या 330 राष्ट्रीय राजमार्ग
जहाँ पे 5 और 6 लाख रुपए फीट की ज़मीन है, वो करोड़ों रुपए की ज़मीन है जो 10 लाख रुपए घूस लेके वो भूमाफियाओं के एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है माँ शारदा, उसके डायरेक्टर अतुल सिंह के नाम एक्सचेंज कर दिया गया। आप बैनामा लेने जाते हैं, तमाम मित्र लिए होंगे, प्लाट पे फ़ोटो खींचती है। क्रेता सावधान रहे कि नियम लगे हैं कि आप मिट्टी ले रहे हो, सोना ले रहे हो, लिए होता ना ऐसे। आप प्लाट पे फ़ोटो खिंचाते हैं और विक्रेता लिखता है रजिस्ट्री के दिन कि आज की तिथि से विक्रेता ने क्रेता को कब्जा दखल दे दिया। अब क्रेता ने कब्जा दखल ले लिया और पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह से विक्रेता उस पर काबिज दखील हुआ था, वैसे काबिज दखील होकर वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ उठावे और उसके उत्तराधिकारी भी लाभ उठाए। तो मैं स्तब्ध रह गया ये जानकर जब एसडीएम विनीत उपाध्याय ने उसका एक्सचेंज किया विनिमय, उसके बदले में इस जमीन को मैं कहता हूं कि कलेक्टर के नाम नहीं है, नानजेडे की ज़मीन है, कप्तान साहब का ऑफिस नानजेडे है, डीएम साहब का आवास दिल्लीपुर स्टेट का है, वो किराएदार थे। तो वो यदि किसी को बेच देते हैं जिसमें कलेक्ट्रेट स्थापित है, जिसमें पुलिस का अधीक्षक कार्यालय स्थापित है, तो क्या उसके एवज में एक्सचेंज कर देंगे डीएम साहब? डीएम साहब बताएं, यदि ऐसा संभव हो तो तब तो तमाम लोग आ जाएंगे मैदान में कि भैया हम भी खरीद लेते हैं, कलेक्ट्रेट तो एकदम नाक के नीचे है अम्बेडकर चौराहे पे, हमको भी कहीं दे दिया जाए इसके बदले में। तो जब ये शिक्षा का मंदिर भूमाफिया प्रतापगढ़ में एंटी भूमाफिया सेल बना है, पता नहीं किस दुनिया में है, भारत में है कि लंका में है, समुद्र उस पार गरीब आदमी के लिए एंटी भूमाफिया सेल बनाकर कोरम पूरा किया जाता है। जो असल में भूमाफिया हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई ही नहीं होती। दिखाने के लिए आजकल चल रहा है अतीक अहमद माफिया हैं, मुख्तार अंसारी माफिया हैं, इन पे इनकी जो अकूत संपत्तियां इन्होंने बेनामी बटोर रखी थी उस पर हथौड़ा चल रहा है योगी जी का। ये हथौड़ा इसलिए चल रहा है मित्रों साथियों, मैं बता दूं कि चुनाव नज़दीक है 2022 का, ताकि कोरोना संक्रमण काल का जो ध्यान है जनता का वो बढ़ जाए। कल एक मंत्री जी आए थे, यहाँ के कुंडा के बाहुबली राजा भैया जो उत्तर प्रदेश में मायावती के सरकार में उनके ऊपर पोटा लगाया गया था, बदले की भावना से कार्रवाई की गई थी। यही भाजपा केंद्र सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, राजनाथ के इशारे पे उनको कुदाया गया, बाद में हाथ खींच लिया गया और वो उस समय काफ़ी इनमेच्योर भी थे, अब समझदार हो गए हैं। काफ़ी झेले, उत्पीड़न हुआ उनका, उनके पिताजी का, उनके पूरे परिवार का। कल उनके भी लिए, जबकि सब यही जानते हैं प्रतापगढ़ के लोग कि योगी जी से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जब वो चाहते हैं तो योगी जी से पिछले दरवाजे से भी मिल लेते हैं। तो कल एक मंत्री जी आए थे, बताया कि राजा भैया भी माफिया हैं, जल्दी इनके ऊपर भी योगी का हथौड़ा चलेगा। तो बड़ा ताजुब हो रहा था कि क्या वास्तव में ऐसा होगा? क्या लोकसभा का जो है भाजपा पहले हाँ हाँ करेगी फिर नाना करेगी कि हम गठबंधन करेंगे फिर नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो क्या ये विधानसभा के पूर्व योगी सरकार द्वारा जो हथौड़ा चलाया जा रहा है, ये इसलिए चलाया जा रहा है कि विधानसभा में कोई मुखर ना हो पाए, उनके हिसाब से उनके छत्र छाया में ही जिए, मुखालफत ना करे, विपक्ष ना रहे, विपक्ष को जमीरोज कर दो। स्वस्थ लोकतंत्र उसी को कहते हैं जहां स्वस्थ विपक्ष रहता है। बिना विपक्ष लोकतंत्र की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। ऐसा हम लोग पढ़ाई पीरियड में पढ़े हैं और जानते हैं। पर इस सरकार में या जो भी सरकार रहती है,
सत्ता में जो भी रहता है उसको गुरूर रहता है, घमंड होता है विपक्ष को नेस्तनाबूद करने का। मीडिया यदि आवाज़ उठाती है तो उसको दबाने का, जनता आवाज़ उठाती है उस पर लाठीचार्ज करने का, और विपक्षी यदि मुखर होते हैं तो उनके ऊपर इतनी केस लाद देते हैं कि वो दोबारा उठ के खड़ा ही नहीं हो पाता है। ये हर, चाहे जिसकी सत्ता हो, चाहे अखिलेश सरकार रही हो, चाहे मुलायम की रही हो, चाहे मायावती की रही हो, चाहे कल्याण सिंह की रही हो, चाहे राजनाथ मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, ये हर सरकार में ऐसा होता है। तभी तो सीबीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई बंद पिंजड़े का तोता है, जो देश की सबसे सर्वोच्च जांच एजेंसी है। एक एक जांच 55 साल करते हैं, नतीजा सिफर होता है। हमारे यहाँ 2-3 जांचें हो चुकी हैं। एक वर्तमान में जांच अनिल इंस्पेक्टर हत्याकांड की चल रही है, 20 साल में हत्या हो जाती है, जांच चलती रहती है। बाद में वो सीबीआई की जांच कब खत्म होती है लोग जान भी नहीं पाते, क्या होता है ये भी नहीं पता चल पाता। जियाउल हक सीओ साहब की हत्या होती है, राजा भैया मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, जांच होती है सीबीआई, नतीजा पुलिस से भी बदतर। ये है जांच एजेंसी की स्थिति। पूर्व कप्तान साहब अभिषेक सिंह जी मगरौरा मंडल के ब्लॉक अध्यक्ष, मदाभरपुर बाजार के मालिक अरविंद पप्पू के लड़के विपिन सोनू जायसवाल, जो माननीय मंत्री मोती सिंह जी के भी खास हैं और सांसद माननीय संगम लाल जी के भी खास हैं, उन पर आरोप लगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान साहब ने घोषणा की थी, वादा किया था पत्रकारों से कि गांजा के तस्कर सोनू जायसवाल को किसी भी सूरत में गिरफ्तार किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। और वो सोनू जायसवाल और उनके पिताजी जिले में घूमते रहे, और उनके पिता सोनू जायसवाल के पिताजी की बात करें तो कप्तान साहब के बंगले से रात्रि में निकलते देखे गए। बड़ी हल्ला मची, बड़ी बेइज्जती हुई कप्तान साहब की। कप्तान साहब के सामने एक जूस की दुकान है, उस जूस की दुकान पर पुलिस के बीच सोनू जायसवाल सेटिंग करते देखे गए। स्थिति ये हुई कि 81-82 उस मामले में हुआ, बाद में विवेचना बदल दी गई। यहाँ तो पुलिस महकमे की हाल है कि विवेचना में 81-82 होती है, फिर भी विवेचना बदल दी जाती है और माल अंदर कर लिया जाता है। ये है ईमानदारी। चाहे पुलिस महकमे की ईमानदारी की बात करें, चाहे जिलाधिकारी की बात करें, चाहे बीएसए साहब की बात करें, चाहे डीआई साहब की बात करें, जो भी, चाहे सीडीओ साहब की बात करें, यहाँ तो 8 करोड़ रुपए ऐसे जो है कार्यशाला चलाने के लिए ख़त्म कर दिया गया। एक राजकमल आईएएस थे, सीडीओ प्रतापगढ़, शंभू कुमार तत्कालीन जिलाधिकारी के समय में, तो जिलाधिकारी का भी काफ़ी काम वही करते थे। 8 करोड़ रुपए यूं ही खा गए बिना कुछ किए ही। हुआ क्या? तबादला। तबादले से क्या निकला? कुछ नहीं। सिर्फ विज्ञापन, कार्यशाला, वॉल राइटिंग, न वॉल राइटिंग की गई। बाद में जब आवाज़ उठाई गई तो थोड़ा बहुत वॉल राइटिंग कराई गई, 2 स्क्रीन लगा के गाड़ियों में टहलाया गया, लोगों को जागरूक करने के नाम पे 8 करोड़ रुपए यहाँ पे साफ कर दिया गया। ये तो दीमक से भी खतरनाक है। यूपी के योगी सरकार के ऐसे नौकरशाह हैं जो दीमक और गेहूं में जो घुन होते हैं उनसे भी खतरनाक है। वो कब खा जाएंगे, चाहे आप सल्फास रख दीजिए और चाहे जो भी दवा रख दीजिए, नीम की पत्ती रख दीजिए, लेकिन गेहूं में जो है घुन लगना तय है। तो वैसे बजट मिल ही गया इनको, तो उस बजट को चट करना देर नहीं लगाते।
जनपद में 75, यूपी में 75 जनपद हैं और प्रतापगढ़ जनपद में डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी महान विभूति हैं। इनकी चाहे जितनी जो है आलोचना करिए, चाहे जितनी खबर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन पर। इतना बड़ा भ्रष्ट तो मैंने सीएमओ देखा ही नहीं। 20 साल की मेरी पत्रकारिता है और उस ज़माने से पत्रकारिता करता आया हूँ जब व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी, फेसबुक नहीं था, एंड्राइड मोबाइल नहीं था, सादे या कह लीजिए मोबाइल ही नहीं था। पत्रकारिता बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता था। अब तो बड़ा आसान हो गया है, बहुत सारे लोग हो भी गए हैं कि दिन रात जो गया था। हमारे पत्रकारिता जगत में भी बहुत तमाम कमियां हैं और उसके नाते अब पत्रकारों को भी लोग हे दृष्टि से देख रहे हैं। बड़ी तकलीफ होती है ये सुनकर, देखकर, जब लोग पत्रकारों की आलोचना करते हैं और उनका रेट लगाते हैं कि अरे 1500 में दे दीजिए, मामला सेट हो जाएगा, पत्रकार बुला लीजिए, काम हो जाएगा। नौकर समझ रखे हैं। इतनी खराब स्थिति हो गई है मीडिया की भी। समाज में सभी वर्गों में गिरावट आई, चाहे अधिवक्ता समाज हो, चाहे शिक्षक समाज हो, चाहे पत्रकारिता से जुड़ा हो, चाहे स्वयंसेवी संस्थाएं हों, समाजसेवी हों, नेता हों, सब में गिरावट आई। लेकिन कुछ में इतनी गिरावट आई, कोरोना काल में मैं सोचा था कि कुछ लोगों में सुधार आएगा, पर सुधार नहीं आया। न तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न मानवीय गुण की वापसी हुई, अमानवीयता बढ़ती जा रही है। हाय पैसा, सिर्फ पैसा, पैसा रख के पता नहीं लोग क्या करेंगे। ऐसे भी लोग खत्म हुए हैं जो पैसे से अपने को तौल सकते थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन नहीं बच पाए, नहीं बच पाए। तो फिर भी यदि आँख नहीं खुल रही है तो क्या कहा जा सकता है। सोचिए, स्वास्थ्य महकमे में 2 पार्ट किया गया 75 जनपद में, ए और बी। ए जिला जिसमें शामिल किया गया उसको 5 करोड़ का बजट दिया गया और बी श्रेणी में जो जिला शामिल हुए वो 3 करोड़ के बजट पाए। और एनएचएम का जो बजट होता है वो तो होता ही है। जो वार्षिक बजट स्वास्थ्य विभाग को मिलता है वो करोड़ों रुपए मिलता करता है। 2000 का थर्मल स्क्रीनिंग 20,000 में खरीदी जा रही है। ताजुब होता ना। क्या होगा? तबादला कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अरे भाई, हटाने से, तबादला करने से क्या, निलंबित कर दिया जाएगा। जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे से आप लूट मचाए हुए हो। ओ कार्रवाई के नाम पे सिफर, आप कह रहे हो भ्रष्टाचारी को उखाड़ फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे सिर्फ उनको हटा के। फिर तो मान लिया जाता है कि इसमें हिस्सा ऊपर से लेके नीचे तक रहता है, नीचे वाले ऊपर तक पहुंचाते हैं। ईटिंग मीटिंग सलाम करते हैं, हर हफ्ते मीटिंग है। कहाँ भैया? जिलाधिकारी महोदय की मीटिंग है, कमिश्नरी में मीटिंग है, शासन पे मीटिंग है। आखिर मीटिंग कर करके करते क्या है? अपने ही आदेश को उलट देते हैं। पहले आदेश देंगे कुछ, 2 दिन बाद सफल नहीं होगा, फिर पलट देंगे। एक थंब से आदेश देते हैं, दूसरे थंब से हटा लेते हैं। फायदा नहीं दिखा तो हटा लिया। सोचिए, कोरोना संक्रमण काल में, कोरोना सोमवार 5 बजे से सो जाएगा कंबल ओढ़कर और शुक्रवार की शाम 10 बजे तक सोता रहेगा, फिर जगेगा और शनिवार घूमेगा और रविवार घूमेगा, फिर सोमवार को शाम सुबह जो है सो जाएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि 55 घंटे का लॉकडाउन किया गया था पहले, फिर शनिवार को ख़त्म किया गया, फिर रविवार को ख़त्म किया गया, अपने ही आदेश। जो ये 11 की टीम बनी, आप देख लीजिए, चाहे वो जिले पे हो, चाहे योगी
जी की 11 सदस्यों की टीम हो, उनका इतिहास भूगोल पढ़ लीजिए। साथियों का जो है कमेंट है कि कमेंट पढ़िए और कमेंट का जवाब दीजिए, तो कमेंट पढ़ने के लिए हमको समय दे दीजिए, निवेदन यही है। तो कमेंट पढ़ के आप लोगों का जवाब ताकि दे सकूं। सतीश यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल उठाया। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जो पार्टी सब देने का वादा करे उसी पार्टी को वोट देना चाहिए। तो वादा तो सभी करती हैं, सत्ता में आने के बाद भूल जाती हैं। वादे से बात नहीं बनेगी। वादा कौन नहीं किया बताइए? वादा ही करके अखिलेश सरकार में आए, वादा ही करके मोदी सरकार बनी, वादा ही करके योगी सरकार बनी। बताइए ना, ये वादा कौन पार्टी नहीं करती है? ऐसा वादा करती है, अपने चुनावी मैनिफेस्टो जारी करती है। करती नहीं करती है? करती है ना। क्या खरा उतरती है? अपने ही चुनावी मैनिफेस्टो को पूरा नहीं कर पाती है, वही तो वादा हुआ। लल्लू गुप्ता जी नमस्ते, अनुराग खंडेलवाल भाई नमस्ते। देखिए अनुराग जी कह रहे हैं कि अनिल विश्वकर्मा का क्या हुआ, मामला क्या था। अनिल विश्वकर्मा जी जो है का अपना घर है और भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सुनील गोयल उनके सामने रहते हैं, जिनके होटल में आग लगी, 10 लोग खत्म हो गए। होटल कहने के लिए सीज हुआ, 6 महीने बाद खुल गया। उस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ, पर पैसे के आगे चांदी का जूता मार के वो होटल फिर से खुल गया। और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय हरिओम जी, व्यापारियों में कोई व्यापारी नहीं मिला, भूमाफिया और बदनाम शुदा। होटल में क्या होता था ये कौन नहीं जानता है, होटल में कैसे आग लगी कौन नहीं जानता। फिर भी होटल खोल दिया गया और वो मिनी भाजपा कार्यालय, जो भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व आया उनके होटल में रुका, और उसी के बल पर अनिल विश्वकर्मा के मकान को कब्जा करना चाहे लॉकडाउन में, और चढ़ के घर में उसके घुस के मार किए। और जब मुकदमा लिखा गया दबाव बनाकर, तो राघवेंद्र शुक्ला जी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, ये बड़े चहेते हैं हरिओम के, और राजकुमार पाल जो सदर विधायक हैं, उनके आपदा रिकॉर्ड प्रतिनिधि हैं, उन्होंने डीएन यादव चौकी इंचार्ज बकदरूगंज पे ऊपर दबाव डाला, फ़ोन करके धमकी दिया कि मुकदमा ख़त्म कर दो नहीं तो ठीक नहीं बनेगा। और जब उन्होंने नहीं माना, उनका तबादला मिलके जो है मोहनगंज चौकी करा दिया गया। ये हकीकत थी। अनुराग जी आप तो जानते हैं, क्या बताना है बताइए, इससे ज़्यादा क्या है। और आपके मित्र उमा प्रकाश अग्रहरी को सीओ अभय पांडे जी के सामने माँ बहन तौले हैं, शर्म आती है। एक व्यापारी नेता कैसे वो हो सकता है जो व्यापारियों को गाली दे, एक व्यापारी के मकान कब्जा कर ले? क्या यही व्यापार मंडल का जो नेता है उसका धर्म है? एक हमारे मित्र लल्लू गुप्ता जी हैं, उनको समाजवादी पार्टी में पूर्व विधायक मुन्ना यादव के खास रिश्तेदार भी कहता है वो अपने आप को। रमेश यादव जो समाजवादी पार्टी में जिला महासचिव के पद पे रहा, 10 साल ग्राम प्रधान रहा, इतना भ्रष्टाचार किया कि इंटरलॉकिंग ईंट निकाल के मॉडल तालाब बनवा लिया, पेमेंट ले लिया।
लल्लू गुप्ता जब उस भ्रष्टाचार का मुखालफत किए तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 16 अगस्त सन 16 को उनको गोली मार दी गई करिश्ता मोड़ पर। उन्होंने सोचा हो सकता हो सरकार बदले, योगी जी आए, क्योंकि वो पूर्व में मंडल कोषाध्यक्ष थे बगरौदा के, तो सोचे कि हो सकता हो भाजपा की सरकार आए तो उनके साथ न्याय हो, पर न्याय नहीं मिला। जो डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह, उनका प्रथम दृष्टया इलाज किए और आनंद फानंद में उसी एम्बुलेंस जिससे आए तो SRN में भेज दिया, वही डॉक्टर पैसा लेके सप्लीमेंट्री बना के जो गोली मरवाए, जो षड्यंत्र किए, उनको बचा लिया। और ये सब विधायक तत्कालीन मुन्ना यादव नागेंद्र सिंह के कहने पे और उनके प्रभाव में हुआ। अब सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, RSS से जुड़ा व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगा दिया। सन 80 जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ तब से वो भारतीय जनता पार्टी में है। बूथ रखाना हो, वोट दिलाना हो, तब लल्लू राम गुप्ता है। और जब गोली मार दी जाती है लल्लू राम गुप्ता को भ्रष्टाचार की लड़ाई में, तो लल्लू राम गुप्ता दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। 3-4 साल से इलाज करा रहे हैं। अब कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति पूछने नहीं आ रहा है कि लल्लू गुप्ता कैसे हैं भैया, कहाँ से पैसा वैसा आया कि नहीं आया, कहीं से मिला कि नहीं मिला, आप खाने के लिए, आप अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए आपके पास पैसा है कि नहीं है। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार की। ये कार्यकर्ताओं की स्थिति है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में तभी पूछा जाता है जब चुनाव नज़दीक होता है। जिस दिन चुनाव होता है ये कह लीजिए। बहुत सवाल हैं। बड़ा मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इतने सवाल आपने हमसे किए। विनोद यादव जी पूछ रहे हैं, जनपद के कुछ रसूखदार लोग कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी अधिकारियों की मदद से अपनी रिपोर्ट छुपा ले रहे हैं। जी, इस पर आपके क्या विचार है? बिल्कुल आपने सही कहा। चिरबिला के चौकी इंचार्ज महोदय को कोरोना पॉजिटिव हुआ है पर घूम रहे हैं। आज मैं महुली में विकास जायसवाल के घर गया था, उनको कोरोना हुआ था, उनकी पत्नी को हुआ था, उनके बच्चे को हुआ था। होम क्वारंटाइन थे 14 दिन। अब स्वस्थ नेगेटिव आई रिपोर्ट, तो वो बताने लगे कि भैया हम लोग तो होम क्वारंटाइन थे, पर चिरबिला चौकी इंचार्ज पॉजिटिव आने के बाद घूम रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग से जो व्यक्ति आता है उससे कहा, चौकी इंचार्ज से, उन्होंने कहा कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये स्थिति है, आप सही कह रहे हैं। और ऐसे भी हुआ था, अब तो होम आइसोलेशन की बात है। जब होम आइसोलेशन नहीं हुआ करता था, लोग होम आइसोलेट नहीं होते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी राघवेंद्र शुक्ला के ऊपर आरोप लगा कि वो डेली जो है अपने आनंदवन स्कूल के पास या उसी कैंपस में जो आवास बनाए हैं वो जाते हैं, रात में चले जाते हैं। लालगंज कोविड-11 की हॉस्पिटल थी। और मज़ेदार बात यह है, देखिए, स्वास्थ्य महकमे की, कि जब वो राघवेंद्र शुक्ला पॉजिटिव हुए तो PWD के सामने उनका जुपिटर कंप्यूटर सेंटर है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बैठा करते हैं, सदर विधायक राजकुमार पर बैठा करते हैं, सिर्फ ऑफिस है। उसको जो है पता दिखा दिया गया था और 14 दिन के लिए वहाँ पे हॉट स्पॉट बना दिया गया था। हॉट स्पॉट पे कितना खर्च आता है आज तक जिला अधिकारी महोदय किसी को फ़ोन, पहली बात तो किसी को फ़ोन नहीं उठता है। आपदा प्रबंधन के मुखिया बनाया गया अपर जिलाधिकारी शत्रुघ्न बैस को, उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ सबसे पहले अधिकारियों में, उसके बाद कभी फ़ोन नहीं उठा। जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन नहीं उठता है। CMO साहब का लड़का एटा से चला आता है जांच प्रतापगढ़ कराने के लिए। 14 दिन जो है पूरा एरिया हॉट स्पॉट बना दिया जाता है, पर वो कब एक हफ्ते के अंदर ही कब निगेटिव हो गया, कब यहाँ से चला गया, ये किसी को पता नहीं चल पाया। CMO साहब एक दिन भी जो है CMO ऑफिस जाना बंद नहीं किए। वो पूर्व मंत्री कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह से जब स्वास्थ्य मंत्री आए थे तो उनके साथ घूमने गए, घूमते देखे गए। माननीय मंत्री कैबिनेट मोती सिंह जी के पुलिस लाइन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, जबकि उनका लड़का कोरोना पॉजिटिव था, तब तो होम आइसोलेशन की बात भी नहीं थी। तो एक हॉट स्पॉट बनाने में पहले 3 किलोमीटर किया गया, फिर 1 किलोमीटर किया गया, फिर 500 मीटर किया गया, फिर 200 मीटर किया गया, 100 मीटर, अब होम आइसोलेट कर दिया गया।
तो हार्ट स्मार्ट बनाने में उसमें बजट कितना खेला कर रहा है ये कोई बताता ही नहीं है। बांसबल्ली कितना पेमेंट होता है। कायदे से तो बात करें कि वहाँ से जो दुकानें होती हैं वो नहीं आनी चाहिए, न फल की न ठेले की, ना कोई दुकान खोल सकता है, लेकिन दुकानें खोली गई। फल विक्रेता फल लेके आए, बाज़ार में बांटे, जबकि सब होम डिलीवरी की सिस्टम था। कितना पैसा खाया गया, सैनिटाइजर में कितना पैसा लगाया, कहाँ सैनिटाइज किया गया, कहीं सैनिटाइज नहीं होता है। जब 300 मीटर 700 मीटर बफर जोन बनाया जाता था तब भी सैनिटाइज नहीं होता था। सीएमओ के यहाँ पीपी किट और ग्लव्स खुले आम फेंक दिया गया वहीं सीएमओ दफ्तर के पास में। शिकायत किया जिलाधिकारी से, जिलाधिकारी ने कहा सीएमओ साहब देख लीजिए। हमने कहा जिलाधिकारी महोदय सीएमओ साहब क्या देखेंगे, सीएमओ साहब तो ये फेंकवाए हैं। तो एक देहात में कहावत है, जे छिरा और डोली संग, तो जांच उसी दे दी जाती है जो करप्शन किया रहता है। उससे उम्मीद करते हैं क्या तो जांच करेगा निष्पक्ष ढंग से। बल्कि बकरा कौन बना, एक टेक्नीशियन और जमादार जो सफाई कर्मी था। 3-4 दिन से फेंकी गई थी, 4-5 लाशें रखी गई थी, चूहे खा रहे थे उनको। यदि कोरोना संक्रमण जानवरों में जाता तो क्या स्थिति होती, छछूंदर खा रहे थे बॉडी को। स्वास्थ्य महकमे से ही फ़ोन आया कि भैया ये स्थिति है मोशरी की। मैं जाके देखा, मीडिया वाले और साथी भी मिले। सच में यही था कि नाक दबा के गमछा बांध के किसी तरीके से गया, देखा जैसे पहले औजार रखे जाते थे पाषाणकालीन सभ्यता में मम्मी लगा के, ठीक उसी तरीके से छछूदर खा रहे थे, चूहे खा रहे थे बॉडी को। देख के बड़ी ग्लानि हुई, स्तब्ध रह गया मैं, मेरे पास जवाब नहीं था। मीडिया वाले इलेक्ट्रॉनिक बंधु जो है कहने लगे भैया बाइट देंगे। हमने क्या बाइट दें, किसके लिए दें। एक मित्र हैं वो आज एक कमेंट में बताए कि किससे कहें, क्या कहें, कौन कहेगा, किससे कहें, क्या सुनाएं। एक गाना था ना, तो आज कमेंट में उन्होंने लिखा, वो प्रकाश अग्रवाल जी हैं, कि कौन सुनेगा किसको सुनाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। तो सच बात है, चुप रहने में ही भलाई है, पर बहुत सारे मित्र नहीं चुप रहने देते हैं। कहते हैं भैया आप चुप हो जाएंगे तो जो हो रहा है वो भी नहीं होगा। तो प्लीज़ चुप मत रहिए, कुछ न कुछ बोलते रहिए। बोलने से बड़ा प्रभाव होता है। तमाम लोग अपने में जो है संशोधन करते हैं। देख लें और कोई कमेंट आए हों तो उनका जवाब दे दें, नहीं तो साथी लोग कहेंगे कि आपने लाइव किया और हमको जो है हमारा जवाब नहीं दिया। कुंवर दिवाकर प्रताप सिंह कह रहे हैं कि कुछ बड़े नेताओं का कहना है कि निजीकरण बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे जब जनता समझ ही निजीकरण तो विरोध के बावजूद भी क्यों सरकार जनता के खिलाफ क्यों फैसले ले रही है। निजीकरण सब कुछ तो बेच दे रहे हैं। हम देश नहीं बिकने देंगे, मोदी जी का नारा था। अब जनता सवाल कर रही है, भैया एक एक करके बेच रहे हो, इसलिए जुमलेबाज सरकार का नारा दिया गया। तो आप कहते कुछ हो करते कुछ हो, तो आपकी बात तो सही है। आप वह तरीका, राहुल त्रिपाठी हमारे अनुज हैं, उन्होंने पूछा है कि आप वह तरीका भी बताएं भैया कैसे खेल खेला जा रहा है कोरोना काल में। थोड़ा बजट भी बताइए जिसको हम यह लोग चूस रहे हैं। जिला अस्पताल और ग्रामीण चिकित्सालयों की लूट पर आपका क्या विचार है, खासकर ग्रामीण जहाँ मेडिकल स्टोर वाले अभी हैं। राहुल जी, मैं ये बताऊं कि आज ये जो बीमारी आई है कोरोना की, ये जापानी बुखार जो है, ये वायरल फीवर, गोरखपुर वगैरह पूर्वांचल में तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं, जब सांसद हुआ करते थे तब भी ये आवाज़ सदन में उठाते थे। तो जिसको सर्दी जुकाम बुखार हुआ उसे कोरोना होना सुनिश्चित है। तो कृपया जो साथी हमारे इस डिबेट में हैं वो जान लें कि सर्दी जुकाम खांसी बुखार से बचना है उन्हें, और नहीं तो भूल से भी यदि हुआ ये और टेस्ट कराए, उनको कोरोना पॉजिटिव होने से कोई नहीं रोक सकता। जितनी खरीदारी होती है उसमें बिना कमीशन के, प्रतापगढ़ के सीएमओ डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव को मैं खेल बताता हूँ आपको, समझिए। इतने बड़े लुटेरे हैं
यहाँ चीफ फार्मासिस्ट बरकर अली रहते हैं, उनका हार्ट अटैक आया 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ख़त्म हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके ऊपर दबाव था सीएमओ का। दबाव ये था कि 70 लाख की दवा खरीदी गई, 70 लाख की दवा वो खरीदी गई जिसका एक्सपायरी बहुत नज़दीक था, 2 महीने 3 महीने। तो कंपनी से कहा गया कि आप इसमें कमीशन हमको कितना देंगे? 70% दे दीजिए, 50 में काम नहीं चलेगा, 30% ले लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। कंपनी वाला भी सोचा चलिए ठीक है भाई, 30% मिल रहा है, सीएमओ साहब ले लेंगे। तो 30% दवा कंपनी वाला फ़ायदा लिया, 70% सीएमओ साहब अपने फ़ायदा लिए और 2 महीने एक्सपायरी वाली दवा खरीद के डंप कर लिए। वो CSC PSC नहीं जा पाई, न मरीजों में बढ़ पाई इस कोरोना काल में। 70 लाख ये डकार गए। जिला अस्पताल प्रतापगढ़ आए कभी? जहाँ मोर्चरी हाउस है उसी ठीक सामने मेडिकल की जो दवाएं आती हैं जिला अस्पताल की, सब वहीं स्टोरेज की जाती हैं। वहाँ पे जीरियाट्रिक वार्ड बनाया जाता है। 50-60 लाख का बजट था, 10 लाख 5 लाख खर्च किया, बाकी सब जेब में आ गया। कितने घोटाले गिनाऊं मित्र, घोटाले ही घोटाले हैं। मैं सोचा भी नहीं था कि स्वास्थ्य विभाग में इतने घोटाले होते हैं। मेरा एक सभी से मतलब प्रतापगढ़ यूपी 72 के इस फोरम, इस मंच से योगी सरकार और मोदी सरकार से एक निवेदन आग्रह है कि जहां आला स्टेथोस्कोप वहीं डॉक्टर जो प्रशासनिक कार्य देख सकते हैं उनको सीएमओ ऑफिस में CMS का कार्य क्यों नहीं दिया जाता है? डॉक्टरों जो वकाल है वो दूर हो जाएगा। CMS जो है वो डॉक्टरी करे, CMO डॉक्टर है डॉक्टरी करे, एडिशनल CMO डिप्टी CMO डॉक्टर है डॉक्टरी करे। ये काम तो BDO कर सकते हैं, ये काम SDM कर सकते हैं, ये काम अतिरिक्त SDM कर सकते हैं, जो भी PCS है। तो इतनी गड़बड़ी शायद ना हो और डॉक्टरों का जो अकाल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सुझाव फ्री में है। यदि सरकार करना चाहे तो स्वास्थ्य विभाग में आमूल चूल परिवर्तन होगा यदि ये किया जाए तो, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि ये हावी हैं, ये होने ही नहीं देंगे। देख लें और किसी का कोई कमेंट आया हो तो। अनिल वर्मा जी पूछ रहे हैं कि आप IAS व अन्य अधिकारियों का नाम ले रहे हैं, क्या आपको इनसे डर नहीं लगता? भाई डर लगता है अनिल जी। हम लोग हिम्मत नहीं कर पाते किसी भी अधिकारी के खिलाफ जाने के लिए, तो डर तो लगता है। लेकिन जब आज देखा मैंने कि वो आपके विनीत उपाध्याय जी जिला अधिकारी आवास पर धरने पे बैठे हैं कि सारे अधिकारी जिले के भ्रष्ट हैं, तो मेरी भी हिम्मत हो गई। तो अनिल जी बड़ी हिम्मत करके आया। और अंकित जी आप लिख रहे हैं कि 50,000 तनख्वाह वाला 200 कमाने वाले से भीख मांगता है, ऐसा देश है अपना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मयंक शर्मा जी लिख रहे हैं कि प्रणाम, अस्पतालों की कालाबाजारी के विषय में कुछ कहिए। मयंक जी बहुत कुछ कहा, आप सुने नहीं क्या? अरविंद पांडे हमारे अनुज हैं, रोज के उठने बैठने वाले, उन्होंने कहा जिलाधिकारी प्रतापगढ़ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़ इस कोरोना संक्रमण काल में सबसे बड़े भ्रष्टाचार बनकर निकले हैं। हालात तो ये हैं कि जिलाधिकारी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध उप जिलाधिकारी विनीत उपाध्याय जिलाधिकारी आवास पर धरने बैठे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अरविंद जी। आज ये तमाचा है पूरे योगी सरकार पर और नौकाशाही पर उनकी। एक SDM समूचे सिस्टम पर आरोप लगा रहा हो। सतीश यादव जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। ऐसा नहीं है सतीश जी, दिल्ली में नहीं संभल रहा है, तो हम किसी पार्टी के नहीं हैं कि हम किसी पार्टी की बात कहें कि वो अच्छा है। जो पार्टी है उसको बेहतर करने के लिए सोचें। मेरे लिए सभी पार्टियां अच्छी हैं, सभी एक जैसी हैं। अंकित सिंह जी कह रहे हैं कि शहर की कई ज़मीनें ऐसे ही भूमि कब्जे में। बिल्कुल अंकित जी आप सही कह रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। आपने कहा एकदम, मैं भी आपसे सहमत हूँ। कमाई के चार्ज के लिए बैठे हैं। अंकित जी सही कह रहे हैं आप। विनोद यादव जी कह रहे हैं कलम के असली सिपाही रमेश हालदार जी। धन्यवाद आपको विनोद यादव जी। अंकित सिंह रजिस्ट्री ऑफिस में रोज हजारों का घूस लेने होता है। बिल्कुल, स्टाम्प चोरी होती है, उसके बदले में रजिस्ट्री दफ्तर में पैसे लिए जाते हैं।
ये सब जानते हैं। अनुराग खंडेलवाल, बहुत खूब, धन्यवाद आपको। अनिल वर्मा जी कह रहे हैं सरकार जहां जेनेटिक दवा की बात करती है तो क्या अब इनसे इसमें कोई काम नहीं है? अनिल वर्मा जी, जिला अस्पताल में जो जेनेटिक स्टोर खोले गए हैं उसमें भी कमीशनबाजी है, पैसा लेके उनका स्टोर खोला गया है। हरीश सिंह जी, आज एसडीएम साहब धरने पे बैठ गए हैं, इस पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल, हम भी आपकी तरह ही सुने कि एसडीएम विनीत उपाध्याय धरने पे बैठे हैं, पर वो भी एक भ्रष्ट ही अफसर है। चिबिला की ज़मीन में उन्होंने पैसा लेके उसका जो है एक्सचेंज किया, उन पे भी आरोप हैं। अंकित जी लिखते हैं कि यहाँ सिर्फ पैसे वालों को न्याय मिलता है। एकदम सही बात है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले चारू नर्सिंग होम के डॉक्टर अतुल सिंह को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई, रात में 1 बजे छोड़ दी दबाव में। चाहे पैसे लिए गए हों, चाहे सत्ता का दबाव रहा हो, सामान्य आदमी होता तो ये काम ना हो पाता। आपकी बात से मैं सहमत हूँ भैया, इनमें भी लूट मची है। आप जरा प्रकाश डालिए। किस पे अनिल जी, ये आपने स्पष्ट नहीं किया। अनुराग खंडेलवाल कह रहे हैं कि हॉट स्पॉट एरिया में हुए एक्सपेंस का ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट नहीं होगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो कोष खोला गया है वो उसी समय खोलते समय ही इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इसका ऑडिट नहीं होगा, इसका आरटीआई नहीं पड़ सकता, इसका सूचना नहीं मांगी जा सकती है। आपको मैं बताऊं कि जिला अस्पताल और सीएमओ दफ्तर में 2 दिनों से मैं फ़ोन करके और जाकर ये पूछना चाहता था कि आपका वार्षिक बजट क्या है, कोरोना काल में कितना आपने बजट पाया, कितना खर्च हुआ, कितना बाकी है, कोई बताने के लिए कुछ तैयार नहीं है। अनिल वर्मा जी कह रहे हैं कि आप अपने बारे में बताइए, कैसे आप दबंग पत्रकार बन गए। भैया, मैं दबंग नहीं हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। मेरा दबंग आप ही लोग, दबंगई का जो भी वो आप देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं वो आप ही लोग हैं। आप ही लोगों के भरोसे आपकी आवाज़ उठा पाता हूँ। अंकित सिंह भैया को राम राम, राम राम भैया। अंकित जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं भी इसी बात को कहता हूँ कि लोग हमको जो है नाराज हो जाते हैं। सत्ता वाले कहते हैं कि मैं विपक्ष से मिला हूँ। अरे मिलना हो तो सत्ता पक्ष से मिले जहाँ मलाई हो, विपक्ष से मिलने में क्या होता है। सपा की सरकार होती है तब बताया जाता है कि मैं भाजपा से मिला हुआ हूँ, और जब बसपा की सरकार होती है तो जब तक सपा से मिला हूँ। आज भाजपा की सरकार है, भाजपा वाले कहते हैं, यही जो कहते थे बड़ा अच्छा आप लिखते हो, अब कहते हैं कि मैं सपा कांग्रेस और बसपा से मिला हुआ हूँ। सच बात कहिए तो विपक्षियों से मिलने की बात होती है। बड़ा गजब का खेल है भाई। चलिए, जो भी आरोप है उसको सिरोधार करता हूँ, परंतु हकीकत कहते रहूँगा, इसमें कहीं कोई इब्बट नहीं होगा। आप लाख आरोप लगाते रहिए, लेकिन मेरी आवाज़ ऐसे ही रहेगी। कलम में वही धार रहेगी, वही तेवर रहेगा, वही कलेवर रहेगा, उसमें कहीं कोई गिरावट नहीं आएगी। तो और कमेंट थोड़ा पढ़ लें, नहीं तो मित्र नाराज हो जाएंगे कि हमारा नहीं आपने जवाब दिया। बड़ा अच्छा लगा नीरज भाई, आपको प्रणाम। आप आपदा कमाई का साधन बन जाती है। तो प्रधानमंत्री जी भी तो यही बात बोले थे कि आपदा को अवसर में बदल लिए, तो जनता नहीं बदल पाई तो उनकी नौकरशाही भ्रष्ट बदल दिया। एक राहत आयुक्त का पद होता है नीरज भाई, आपदा प्रबंधन के लिए अमृत त्रिपाठी जिलाधिकारी प्रतापगढ़ रहते हैं। 2 करोड़ का बजट आता है, और राहत आपदा के तहत कि बाढ़ आएगी, सूखा आएगा, आग लगेगी तो कैसे बचत होगी, ग्राम प्रधानों को वो बजट दिया जाता है और सेक्रेटरी के माध्यम से वो बजट वापस मंगा लिया जाता है।
आप लोग सवाल करते रहिए, मैं आपके सवाल को पढ़ के निश्चित रूप से जवाब दूंगा। जो भी सवाल मैं आपके पाऊंगा उसका जवाब दिया जाएगा। अंकित सिंह ने कहा कि पुलिस अधीक्षक से आग्रह है कि जब तक पार्किंग ना बने तब तक अवैध पार्किंग के नाम पर वसूली ना की जाए। नीरज जी, ये काम नगर पालिका, अंकित सिंह जी, ये काम नगर पालिका का है कि वो शहर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था करे, परंतु नगर पालिका प्रतापगढ़ के जो संचालन करता है, जो 20 साल से खुद संचालन किए, माननीय श्री हरिप्रताप जी, आज उनकी पत्नी चेयरमैन है, वो अपने बाप को उसको बबौती समझते हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। और कोई ज़मीन बची ही नहीं शहर के अंदर जहाँ पार्किंग बनाई जाए। हर बार ये हर चुनाव में मुद्दा उठता है कि शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, गाड़ियाँ कहाँ से खड़ी करें। और जितने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए गए वो विनियमित क्षेत्र में जहाँ से नक्शा पास होता है वहाँ पर भूतल जो बेसमेंट होता है वो पार्किंग के लिए पास करते हैं, बाद में उसको स्वामी बेच खाता है, पार्किंग बंद कर देता है और उसमें दुकानें उठा देता है। जो दुकानदार भी होते हैं वो बाहर सड़क पर, फुटपाथ पर अपना वाहन खड़ा करते हैं, ग्राहक भी आता है तो वो भी वहीं खड़ी करता है। तो इस शहर की बड़ी समस्या है पार्किंग को लेके, आपने सही कहा। धन्यवाद अंकित जी, पत्रकारिता में आप मेरे आदर्श हैं भैया, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अनिल कुमार जी कह रहे हैं कि सुनील गोयल रेजिडेंसी में जो पीआईएल दाखिल हुआ था उसका क्या हुआ? सब लेन देन हो गया पीआईएल में। और जिला अधिकारी महोदय, एसडीएम जेपी मिश्रा थे और डीएम साहब जो है अमृत त्रिपाठी थे, और सब लोगों ने लगभग 500-550 मकानों को नोटिस दिया, सबसे माल लिया और अंदर किया और चले गए। पीआईएल भी ठंडे बस्ते में है। विनोद पांडे एडवोकेट द्वारा ये पीआईएल दाखिल की गई थी। आज भी पीआईएल जो है डिसाइड नहीं है, पर जो है वो ठंडे बस्ते में है। किस वजह से ठंडे बस्ते में ये मैं नहीं कह सकता, आप भी समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। आप भी यदि पार्टी बनना चाहें तो आप पार्टी बन जाइए पीआईएल में और उस लड़ाई को लड़िए। 10 लोग खत्म हुए हैं, सब में आरोप पत्र जा चुका हो, 4 मुकदमे हैं, 81-82 हो गया था पार्वती गोयल, रेखा गोयल के खिलाफ, पर सत्ताधारी दल में नेता बन जाने से सुनील गोयल उस पर रोक लगाए हुए हैं। देखिए कब तक ये रोक लगी रहती है, कब तक सत्ता का दबाव रहता है, कब तक जिला अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी राघवेंद्र जी या सांसद विधायक जी उनकी मदद करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।
बहुत अच्छा लगा आप सभी के बीच लाइव आकर। आप लोगों ने कोई सुझाव नहीं दिया कि ये भ्रष्टाचार वास्तव में ख़त्म कैसे होगा, और मेरा भी यही मानना है कि भ्रष्टाचार व्यक्ति जब दैवी आपदा से या ईश्वरीय दंड पाता है, उसको ज्ञान होता है, तभी वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाता है, अन्यथा वो मुक्त नहीं हो पाता है। और उसको लगता है कि इस दुनिया में, इस संसार में जीने के लिए सबसे अधिक पैसे की आवश्यकता है, तो पैसे के पीछे भागता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90% लोग भ्रष्ट हैं। अब इससे ज़्यादा क्या होगा? देश की सर्वोच्च अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ इलाहाबाद के लिए कि सड़ान ढा रही है। सोचिए, एक न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका हाई कोर्ट के लिए कह रही है कि सड़ान ढा रही है, साफ सफाई की आवश्यकता है। इससे शर्म से ज़्यादा और कोई बात हो सकती है क्या? पर किसी को शर्म नहीं आएगी, क्योंकि जो लुटेरा होता है, जो भ्रष्टाचारी होता है, उसको शर्म नहीं आती है। शर्म वो अपने घर पे खूंटी पे टांग के आता है, उसको सिवाय पैसा दिखता है, पैसा, हाय पैसा पैसा। कुछ लोग मेरे बारे में जानना चाहते थे कि मैंने पत्रकारिता कब शुरू की, कैसे शुरू की, मेरा और चेयरमैन हरिप्रताप जी का विवाद क्या है। मेरा हरिप्रताप जी को कोई विवाद नहीं है मित्रों। मैं बता दूं, एक बार इसके पहले भी 2017 के चुनाव में मैंने स्पष्ट किया था कि जब नगर पालिका की जनता एक भ्रष्टाचारी को बार बार चुन रही है, तो मेरा उनका कोई मतभेद नहीं है, न कोई लड़ाई है। मैंने उनके भ्रष्टाचार की खिलाफत किया। उन्होंने मेरे ऊपर 2006 में 17 अगस्त को जानलेवा हमला कराया, गोली चलवाई, गाड़ी चढ़वाने का प्रयास किया। मुकदमा नगर कोतवाली में 413/2006 लिखा गया, परंतु जिलाधिकारी तत्कालीन